हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने बताया सारणी क्या होता है, सारणी की विशेषता है और सारणी के प्रारूप के बारे में मैंने बता दिया था, फॉर्मेट बता दिया था। आज की इस क्लास पढ़ेंगे सारणी कितने प्रकार से बनाई जाती है, यानी कि सारणी के प्रकार। ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ टेबल। अगर हम टेबल्स की टाइप की बात करते हैं, इसको बेसिक तीन कैटेगरी में बांटा गया। तीन आधार पर टाइप जो है सारणियां बनाई जाती है। कौन कौन से? एक होता है उद्देश्य, हमारा उद्देश्य क्या है सारणी बनाने का। दूसरा बनावट, हम बनाते किस प्रकार से, हम कितने मात्रा में इसमें गुणों को दिखाना चाहते हैं। तीसरा होता है मौलिकता। मौलिकता मतलब आंकड़ों की मौलिकता, आंकड़े जो जैसे हमारे पास मिले होते हैं ना, जिसको संकलन करते हैं, क्या वैसे ही लगा देना है या उसमें कुछ चेंज करना है। तो तीन कैटेगरी में जो सारणी को बांटा गया है, इन तीनों कैटेगरी को विद एग्जाम्पल समझना है आपको। उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो। चलिए एक एक करके समझते हैं। उद्देश्य के अनुसार सारणियां कैसे बनाती हैं, बनाया जाता है। बनावट के अनुसार सारणियां कैसे बनाई जाती है और मौलिकता के आधार पर। सबसे पहले पहले सारणी के प्रकार है वो, ठीक है ना। अब अगर हम तीनों प्रकार को देखें तो थोड़ा डिटेल से समझना पड़ेगा। देखिए इस चार्ट में सारणी के तीन वर्ग है। एक है उद्देश्य के अनुसार, बनावट के अनुसार और तीसरा है मौलिकता के अनुसार। जो उद्देश्य के अनुसार सारणियां बनाई जाती हैं कि हमारे उद्देश्य कैसा है, नॉर्मल है या फिर हमारा किसी पार्टिकुलरली स्पेसिफिक हमारा एम है सारणी बनाने का। तो इस आधार पर जो है उद्देश्य के अनुसार दो प्रकार की सारणी बनाई जाती है। एक है सामान्य उद्देश्य वाली सारणी और दूसरी है विशेष उद्देश्य वाली सारणी। वहीं पर अगर बनावट, जिसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सारणियां बनाई जाती है तो दो प्रकार से बनती है। एक है सरल सारणी, बिल्कुल सिंपल बनाया जाता है, जहाँ पर एक ही गुण को दर्शाया जाता है। दूसरा है जटिल सारणी, जहां पर एक से ज्यादा गुणों को दर्शाया जाता है। अगर एक से ज्यादा गुण है तो उसमें भी तीन प्रकार की बनाई जाती है। जहां पर दो गुण है, जहां पर तीन गुण है तो त्रिगुणी सारणी, और तीन से ज्यादा जहां गुण होते हैं वो होता है बहुगुणी सारणी। विद एग्जाम्पल मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक्चुअली में बनता कैसे है। और तीसरा प्रकार है मौलिकता के अनुसार, कि जैसे हमारे पास आंकड़े मिले वैसे ही हमने टेबल में शो कर दिया तो वह है मौलिक सारणी। अगर उसको हमने अपने उद्देश्य के अनुसार बदल दिया है, जैसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया है, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है, या फिर उसको एस्टिमेट कर दिया है, ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न सारणी। इन सबको डिटेल से समझते हैं, विद एग्जांपल समझते हैं, एक एक करके वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर जैसे कि मैंने बताया था कि उद्देश्य के आधार पर सारणी को दो प्रकार में बांटा गया। सबसे पहला है सामान्य उद्देश्य वाली सारणी। अगर हम सामान्य उद्देश्य की बात करते हैं, मतलब हमारे पास आंकड़े हैं, आंकड़ों को बस हमें तालिका में क्या करना है, शो करना है। कोई स्पेसिफिक उद्देश्य हमारे पास नहीं, हमें क्या करना है, आंकड़ों को केवल और केवल प्रेजेंटेशन करना है तालिका में, केवल शो करना है, रिप्रेजेंट करना है। मतलब ऐसी सारणी जिसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता, सामान्य उद्देश्य वाली सारणी कहते हैं। इसको क्रॉक्स्टन एंड काउडन ने एक्सप्लेन किया है कि सामान्य उद्देश्य वाली सारणी का प्राथमिक और एकमात्र उद्देश्य मांगों को इस प्रकार रखना होता है कि व्यक्तिगत पद पाठक द्वारा शीघ्र ढूंढे जा सके। मतलब हमारे पास मान लीजिए छात्र की संख्या है, ठीक है, क्या है, छात्रों की संख्या। अब छात्रों की संख्या, हमारे पास बहुत सारी क्लासेस, छात्रों की संख्या को तालिका में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या करते हैं, एक तरफ लिखते हैं कक्षा और एक तरफ लिखेंगे हम छात्र संख्या। छात्र संख्या में कल एक टेबल बनाने के लिए कहा गया है। तो कक्षा 6 में हमारे पास कितने छात्र है, 50 छात्र है। कक्षा 7 में हमारे पास जो 52 छात्र है। कक्षा 8 में 45 छात्र है। कक्षा 9 है 50। तो ये जो तालिका बनाया, ये केवल छात्रों की संख्या को शो करने के लिए, जो कि एक सामान्य उद्देश्य को बताता है, ठीक है। मतलब डेटा आया, उसको रिप्रेजेंट करना है, बस इतना ही इसका उद्देश्य होता है। तो ऐसे तालिका को हम सामान्य उद्देश्य वाली तालिका कहते हैं। लेकिन इसके अलावा जब हमारे पास डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है, तो उस स्पेसिफिक पर्पस को या ऑब्जेक्टिव को शो करने के लिए जो तालिका बनाते हैं उसको बोलते हैं विशेष उद्देश्य वाली सारणी। सारणी का दूसरा नाम तालिका है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। यह सारणी या विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामान्य उद्देश्य वाली सारणियों की सहायता से तैयार की जो सारणी हमारे पास है, उसके थ्रू हम जो है सामान्य सारणी का प्रयोग करेंगे। वहां से हमें केवल अपने ऑब्जेक्टिव के लिए जो डेटा चाहिए उसको निकालेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे। वो तालिका हो जाएगा आपका विशेष उद्देश्य वाली, यानी कि स्पेसिफिक या फिर स्पेशल पर्पस टेबल। क्रॉक्स्टन ने कहा कि संक्षिप्त सारणी जो समान आकार के का आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है, किसी निष्कर्ष अथवा कुछ निकट संबंध वाले निष्कर्षों को अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से रखने के लिए तैयार की जाती है। मान लो छात्र संख्या है, हमें छात्र संख्या चाहिए, लेकिन छात्र संख्या हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए छात्र संख्या किसके, हमें छात्र चाहिए किसके अनुसार,
शाखा के अनुसार, वर्ग के अनुसार, ठीक है ना। अब वर्ग क्या है, 3 है, हमने कक्षा ले लिया, 3 वर्गों में की कक्षा, कक्षा 11 और कक्षा 12। वर्ग 3 कौन कौन से होते, कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग और विज्ञान वर्ग, और यहाँ पर हो जाएगा कुल। अब देखिए हमारे पास छात्र संख्या तो बहुत सारे हैं 6 से लेके, लेकिन हमसे कहा कि शाखा के अनुसार, स्ट्रीम के अनुसार, वर्ग के अनुसार उसको कैटेगराइज कीजिए। तो अब उसके अनुसार हम जो तालिका बनाएंगे, हमारी एक स्पेसिफिक तालिका हुई, क्योंकि यहाँ पर हम स्पेसिफिक स्ट्रीम को शो करना है। जैसे कक्षा कला में कितने बच्चे हैं, कला में हम मान के जाते हैं, कला में जो है 40 बच्चे हैं, वाणिज्य में जो है 35 बच्चे हैं, और विज्ञान में जो है 30 बच्चे हैं। टोटल मिला के कितने बच्चे हो गए, 105, ठीक है। 12 में कितने बच्चे, 12 में मान लीजिए हमने 42 बच्चे हैं, वाणिज्य में जो है आपके 38 बच्चे हैं, और विज्ञान में जो है हमारे 32 बच्चे। तो यहाँ पर जो तालिका बनेगी वो तालिका होगी हमारी कौन सी, विशेष सारणी वाली। आप उसको जोड़ दीजिए, 8 2 10 2 12, 7 10 और 11, 110 बालक हो गए। तो ये जो चीज है ना, जो हमारे स्पेसिफिक उद्देश्य को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम विशेष उद्देश्य वाली सारणी के नाम से जानेंगे। समझ में आ गया। अब जब विशेष उद्देश्य वाली सारणी हो जाती पूरी, तो नेक्स्ट कैटेगरी में आता है बनावट, यानी कि बनाने के आधार पर लाइन। क्योंकि हमें पता है तालिका क्या होती है, तालिका का मतलब होता है कॉलम और रो, यानी पंक्तियों और स्तंभों का जो एक रूप स्वरूप बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, तालिका बोलते हैं। तो ये स्वरूप है, ये स्वरूप बनाने के आधार पर कि हम कितने गुणों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किस हिसाब से तालिका बनाना, एक तालिका में क्या क्या दिखाना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जब बनाते हैं तो उसको बोलते हैं बनावट के आधार पर, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन। बनावट के आधार पर सारणियों को 2 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहली सारणी है सरल सारणी। सरल सारणी इसलिए क्योंकि यहाँ पर आंकड़ों पे केवल एक ही गुण को दर्शाया जाता है। किसको दर्शाया जाता है, केवल एक ही गुण को। और इस तालिका के 2 भाग होते हैं, एक होता है जिस गुण, वो चीज जो इंफॉर्मेशन है प्लस उसके आंकड़े, ठीक है ना। जैसे हम भारत के विभिन्न अलग अलग राज्यों की जनसंख्या को दिखाना है, तो एक तरफ हमने लिख लिया राज्य, इस राज्य में रहने वाले जनसंख्या, जैसे उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है, मान लीजिए 25 करोड़ है, उत्तराखंड की कितनी है, मान लीजिए 7 करोड़ है, मध्य प्रदेश की मान लीजिए 12 करोड़ है, महाराष्ट्र की कितनी, मान लीजिए 18 करोड़। तो ये माना एस्टिमेटेड है। मान लीजिए अगर हमने इस तालिका को रिप्रेजेंट किया है, क्या, अलग अलग राज्यों की तालिका, यहाँ पर कोई गुण नजर, केवल एक ही कि नंबर आ रहे हैं, एक राज्य की इतनी जनसंख्या, बस, इसके अलावा कुछ नहीं पता चल रहा है। तो ऐसे तालिका को हम सरल तालिका के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सरल तालिका के बाद हमारे पास आ जाता है जटिल तालिका। जटिल मतलब जहां पर एक से ज्यादा गुणों को दिखाया जाता है। जब हम एक से ज्यादा गुणों को दिखाते हैं तो उसे कॉम्प्लेक्स टेबल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुण बढ़ जाते हैं। पहले हमने एक को दिखाया, अब एक से ज्यादा को दिखाएंगे, यानी कि 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो गुणों के आधार पर एक होता है द्विगुणी सारणी, मतलब यहाँ पर हमें 2 गुण दर्शाए जाते हैं, मतलब जो भी आंकड़े हमारे पास होते हैं उन आंकड़ों के 2 गुणों को यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक साथ। सेम वही एग्जांपल लेते हैं कि भारत की जनसंख्या, जनगणना के अनुसार भिन्न भिन्न राज्यों की जनसंख्या, 2 राज्य ले लिए, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है और उत्तराखंड की जनसंख्या। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, जनसंख्या को 2 वर्गों में बांट दिया, पुरुष और स्त्रियों में। तो एक साथ हमारे पास 2 गुण आ गए, एक तो हमारे पास संख्या की भी आ गई, दूसरा हमारे पास क्या आ गया, लिंग के अनुसार संख्या आ गई। तो एक साथ एक ही तालिका में जब 2 गुण मिल जाता है तो उसे द्विगुणी सारणी या फिर डबल टेबल के नाम से जाना जाता है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है ना बेटा, नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जब मन से पढ़ेंगे कंफ्यूजन दूर नहीं होता है, तो मन लगाइए, कंफ्यूजन और फुट में तब भी रह जाता है, कमेंट बॉक्स में आइए, लिख दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिगुणी सारणी, ट्रेवल टेबल। इस सारणी में 3 गुणों को प्रस्तुत किया जाता है। कितने गुणों को, 3 गुणों को एक साथ, ठीक है ना। अब देखिए, एक तो था संख्या, एक था लिंग, महिला है, पुरुष है। अब यहाँ पर एक और चीज आ गई संख्या के साथ साथ, ठीक है ना। वो है क्या, शिक्षित, शिक्षा के आधार पर शिक्षित है या अशिक्षित है। तो हमने 3 गुणों को शो कर दिया, एक गुण संख्या, दूसरा है पुरुष, और तीसरा है शिक्षा। तो जब 3 गुण एक ही तालिका में रिप्रेजेंट होते हैं तो उसे हम त्रिगुणी सारणी के नाम से उसको जानते हैं। और जब 3 से ज्यादा गुण हमारे पास आ जाते हैं तो उसके हम क्या बोलते हैं, बहुगुण सारणी, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है, बहुगुणी सारणी के नाम से जाना जाता है। मैनिफोल्ड टेबल बोलते हैं, यहाँ पर एक साथ 3 से अधिक गुणों को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि इस टेबल में देखिए, यहाँ पर हमने एक तो संख्या को दिखाया है, दूसरा लिंग को दिखाया है,
तीसरा जो है हमने क्या दिखाया, शिक्षा को दिखाया। चौथा क्या है, आयु के अनुसार बांटा है। तो एक साथ 4 गुण आ रहे हैं। जब 3 से ज्यादा गुण रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम बहुगुण सारणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल चीजें हैं कि यहाँ पर सारणी को बनाया जाता है किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटीज, कि एक टेबल में हम कितनी क्वालिटीज को डाल रहे हैं। ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं केवल क्वालिटी डाल, बनना भी तो अच्छा से। देखिए इस तालिका जो मैंने आपको सामने दिखाया है, देखिए बिल्कुल आसानी से समझ में आ जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर हम दिखाएंगे 0 से 18 साल वाले कितने शिक्षित पुरुष है, कितने अशिक्षित पुरुष है, कितने टोटल है, इसी तरह कितनी शिक्षित महिला है। तो हर एक चीज जो है एक आराम से हमारे सामने आ जाएंगी। कोई भी देख के बता सकता है कि क्या चीज इस तालिका के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो यह है बनावट के आधार पर। तीसरी कैटेगरी है मौलिकता के आधार पर, यानी कि ओरिजिनलिटी, हमारे पास जो डेटा है उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मौलिकता के आधार पर देखें, दो प्रकार की सारणी होती, एक है मौलिक और एक व्युत्पन्न। सबसे पहले मौलिक सारणी की बात करते हैं। ऐसी सारणी जो प्राथमिक और मौलिक संबंध को ही सहायता से नए सिरे से बनाया जाता है। इसमें समग्र मौलिक रूप में ही दिखाए जाते हैं। इसको वर्गीकरण सारणी भी कहा जाता है। मतलब जैसे जनसंख्या आ गई, मान लो उत्तर प्रदेश की संख्या है कितनी है, 25,24,970। हमारे पास जो आंकड़े हैं जैसे आए वैसे हमने शो कर दिया। तो ऐसे सारणी को हम मौलिक सारणी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आंकड़ों में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, आंकड़ों में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान में रखिएगा, जैसा है वैसे ही उठा के एक अच्छे तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन कभी कभी हमें क्या ना होता, ओरिजिनल डेटा नहीं चाहिए होता है। हमें अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए डेटा चाहिए होता है। तो उस टाइम हम बनाते हैं व्युत्पन्न सारणी, डेरिवेटिव टेबल के नाम से उन्हें ड्राइव किया गया है। अपनी इच्छा के अनुसार या तो माध्य में या तो प्रतिशत में इसको व्यक्त किया जाता है। जैसे हमने कहा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी होगी, तो हमने कह दिया 16 लाख। क्या कर लिया, अनुमानित, क्योंकि हमने पूरे डेटा को हमें उत्तराखंड की संख्या कितना होगी, सॉरी 16 लाख बताओ, 16 करोड़, 7 करोड़। मध्य प्रदेश की कितनी होगी, उत्तर प्रदेश की बनते 26 करोड़, मध्य प्रदेश की मानते हैं हमारे 16 करोड़, और महाराष्ट्र की मानते हैं 18 करोड़। तो जो भी जनसंख्या हमने इसको के एस्टिमेट कर लिया है, या फिर इसको परसेंटेज में दिखाएंगे, या फिर उसको जो है माध्य में दिखाएंगे। अगर उसको हमने अपने उद्देश्य के अनुसार सरल तरीके से व्यक्त किया है, आंकड़ों में परिवर्तन किया है, ठीक है ना, हम ओरिजिनल आंकड़े नहीं दिखा रहे हैं, उसको बदलाव किया गया है, चेंजेस किया गया है, उसके बाद टेबल में बताया गया है, तो ऐसे टेबल को, ऐसे सारणी को हम व्युत्पन्न सारणी के नाम से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर अच्छा लगा वीडियो तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू एंड बाय।